एक वक्त था जब भारत अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था और आज वो एक रक्षा महाशक्ति है। ये सफर आखिर कैसे तय हुआ? चलिए भारत की रक्षा टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की इस कमाल की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आज के जमाने में एक मजबूत किला बनाने का मतलब क्या है? सिर्फ दीवारें खड़ी करना या हथियार जमा करना? नहीं, इसका असली मतलब है अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाना, ताकि आप अपना भविष्य खुद लिख सकें। तो आज हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे? सबसे पहले देखेंगे आत्मनिर्भरता की ये चाहत, फिर भारत की परमाणु नींव, मिसाइल प्रोग्राम, जमीन और आसमान की ताकत, भविष्य की टेक्नोलॉजी और आखिर में इस ताकत के साथ आने वाली जिम्मेदारी। तो इस पूरे सफर की शुरुआत होती है एक सोच से, एक शब्द से, आत्मनिर्भरता। यही वो जज्बा है जो भारत के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के पीछे की सबसे बड़ी ताकत है। और इस बड़े मिशन को हकीकत में बदलने का काम करते हैं ये पिलर्स, जैसे DRDO जो भविष्य के हथियार डिजाइन करता है, HAL जो आसमान के लिए हमारे लड़ाकू विमान बनाता है, और इनके जैसे कई और संगठन जो असल में भारत की रक्षा की नींव है। लेकिन आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा इम्तिहान वो हुआ भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम में। यही वो बुनियाद है जिस पर देश की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी मर्जी से फैसले लेने की ताकत टिकी है। 1974 और फिर 1998, ये 2 साल इन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। पोखरण में हुए इन टेस्ट के बाद भारत ने दुनिया को बता दिया कि वो एक न्यूक्लियर पावर है। जरा सोचिए, एक देश जो कभी तारापुर जैसे रिएक्टर्स के लिए विदेशी मदद पे निर्भर था, अब वो अपना रास्ता खुद बना रहा था। और 1974 के उस पहले टेस्ट का कोड नेम जानते हैं क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। नाम में बुद्ध थे, शांति का संदेश था, लेकिन दुनिया को ये भी पता चल गया था कि भारत ने एक ऐसी ताकत हासिल कर ली है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और सही मायनों में यही सबसे बड़ा मील का पत्थर था। विदेशी मदद पर निर्भर रहने से लेकर कलपक्कम जैसे पूरी तरह से देसी रिएक्टर बनाने तक का सफर। इसका सीधा मतलब था कि अब भारत ने न्यूक्लियर फ्यूल बनाने से लेकर उसे इस्तेमाल करने तक मतलब की पूरी न्यूक्लियर साइकिल पर महारत हासिल कर ली थी। लेकिन सिर्फ न्यूक्लियर पावर होना ही तो काफी नहीं है ना? उस ताकत को दुश्मन तक पहुंचाने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है भारत के सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम्स में से एक IGMDP की। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था, हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की। 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लीडरशिप में शुरू हुआ ये प्रोग्राम देश के इतिहास के सबसे कामयाब तकनीकी मिशनों में से एक बना। और इसका लक्ष्य सिर्फ एक था, मिसाइल टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना। तो इस प्रोग्राम से निकला क्या? मिसाइलों का एक पूरा परिवार। और इन्हें याद रखने का एक मजेदार तरीका भी है। इनके पहले अक्षर देखिए, P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। क्या बना? पटना। हर मिसाइल का अपना एक खास काम था। जमीन पर हमला करने वाली पृथ्वी से लेकर दागो और भूल जाओ की क्षमता वाली नाग एंटी टैंक मिसाइल तक। अच्छा, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हर मिसाइल एक जैसी नहीं होती। जैसे अग्नि जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें, ये एक लंबे आर्क में आसमान में बहुत ऊंचाई तक जाकर अपने टारगेट को हिट करती हैं। वहीं दूसरी तरफ है ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइलें। ये जमीन के करीब रडार की पकड़ से बचते हुए सुपरसोनिक स्पीड से हमला करती हैं। जाहिर है, किसी भी डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिए ये दोनों ही किस्म की मिसाइलें बहुत जरूरी हैं। तो न्यूक्लियर और मिसाइल पावर तो ठीक है, लेकिन आत्मनिर्भरता की ये कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये उन पारंपरिक ताकतों तक भी जाती है जो हर रोज दिन रात देश की सरहदों की हिफाजत करती हैं, जमीन पर भी और आसमान में भी। जमीन पर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है अर्जुन टैंक। एक वक्त था जब हम विदेशी टैंकों पर निर्भर थे, लेकिन फिर भारत ने अपना खुद का मेन बैटल टैंक बनाया। ये जमीनी लड़ाई के सिस्टम्स में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर बात करते हैं आसमान की और तेजस की। देखिए, अपना खुद का सुपरसोनिक लड़ाकू जेट बनाना दुनिया के सबसे मुश्किल तकनीकी कामों में से एक है। तेजस कोई एक दिन में नहीं बना, ये दशकों की रिसर्च और कड़ी मेहनत का नतीजा है जो आज भारतीय वायुसेना को एक नई ताकत देता है। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप एक जगह रुक नहीं सकते। जो आज नया है वो कल पुराना हो जाता है।
इसीलिए अब फोकस शिफ्ट हो रहा है भविष्य के युद्ध क्षेत्र पर, कि आने वाले कल की लड़ाइयां कैसी होंगी। और भविष्य की ये तैयारी आज ही हो रही है। पिनाका जैसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से लेकर ड्रोन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यहां तक के काली जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर भी काम चल रहा है। इसमें रुद्रम मिसाइल भी शामिल है, जो दुश्मन के रडार सिस्टम को ढूंढकर तबाह करने वाली भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसकी ताकत का अंदाजा आप बस इस बात से लगाइए, पिनाका रॉकेट सिस्टम सिर्फ 40 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट दाग सकता है। मतलब 1 मिनट से भी कम समय में दुश्मन के एक बड़े इलाके को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की क्षमता। और आखिर में टेक्नोलॉजी की ये सारी तरक्की, ये सारी ताकत हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार की तरह है। इसके साथ शक्ति तो आती है, पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। देखिए, हर वैज्ञानिक खोज हमारी मुश्किलें आसान करती है, लेकिन साथ ही नई चुनौतियां भी पैदा कर सकती है। टेक्नोलॉजी तो बस एक टूल है, इसका असर अच्छा होगा या बुरा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे इस्तेमाल करने वाला कौन है और कैसे कर रहा है। तो ये सफ़र हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है कि जब टेक्नोलॉजी हमें पहले से ज़्यादा सुरक्षा देती है, तो एक आधुनिक शक्ति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या बन जाती है? शायद असली ताकत सिर्फ घातक हथियार बनाने में नहीं है, बल्कि उस ताकत को संभालने की समझदारी में है। नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत की उस जबरदस्त कहानी की कि कैसे एक देश ने लगभग शून्य से शुरुआत करके दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन डिफेंस टेक्नोलॉजी बना डाली। ये आत्मनिर्भरता और जबरदस्त इच्छा शक्ति की एक कमाल की कहानी है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भारत, जो कभी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, वो एक डिफेंस पावर हाउस बना कैसे? आइए इस बदलाव के पीछे की कहानी को परत दर परत समझते हैं। इस सफर को समझने के लिए हम इसे 5 अहम पड़ावों में देखेंगे। शुरुआत होगी आत्मनिर्भरता के मिशन से, फिर जानेंगे भारत के सीक्रेट मिसाइल कोड के बारे में, परमाणु शक्ति बनने की कहानी, आज के आधुनिक हथियारों की झलक और आखिर में भविष्य के युद्ध की तैयारी। ये एक तरह से पूरा रोडमैप है कि भारत ने कैसे अपनी तकदीर खुद लिखी। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। भारत का ये पूरा का पूरा सफर एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ शुरू हुआ था, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि एक सोच है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी सुरक्षा के लिए किसी और का मुंह न ताकना, अपनी किस्मत का फैसला अपने हाथों में रखना। और यही तो किसी भी देश की संप्रभुता की असली बुनियाद है। और इस बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए इन संस्थानों को खड़ा किया गया। DRDO, HAL और BEL, ये नाम आज भारत की डिफेंस महत्वाकांक्षाओं की रीढ़ की हड्डी हैं। इन्होंने ही दशकों तक इस मिशन को अपने कंधों पर उठाया है। अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, एक ऐसा प्रोग्राम जिसने भारत की रक्षा क्षमताओं की तस्वीर ही बदल दी। ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े और गुप्त प्रोग्राम्स में से एक था। साल था 1983 और लीडरशिप थी महान दूरदर्शी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। एक ऐतिहासिक प्रोग्राम की शुरुआत हुई, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये दुनिया को ये बताने का एक राष्ट्रीय मिशन था कि भारत क्या कर सकता है। अब इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स मिशन को आसान बनाने और सबको एक साथ जुड़े रखने के लिए एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल कोड बनाया गया। एक ऐसा कोड जो आगे चलकर भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी की पहचान बनने वाला था। और वो कोड था पटना। जी हां, P से पृथ्वी, जमीन से जमीन पर दुश्मन को तबाह करने के लिए। A से अग्नि, बहुत दूर बैठे टारगेट के लिए। T से त्रिशूल, हवाई हमलों से बचाने वाला कवच। N से नाग, दुश्मन के टैंकों का काल। और A से आकाश, हमारे आसमान का पहरेदार। ये 5 मिसाइलें एक साथ मिलकर भारत के लिए एक ऐसा सुरक्षा चक्र बनाती हैं जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। तो मिसाइलों में तो महारत हासिल हो गई, लेकिन भारत का अगला लक्ष्य इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था, परमाणु शक्ति बनना। और ये आत्मनिर्भरता के सफर का सबसे साहसी और उतना ही विवादास्पद पड़ाव था। ये 2 तारीखें भारत के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएंगी। 1974 का स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट दुनिया को एक इशारा था कि भारत के पास ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन 1998 का ऑपरेशन शक्ति एक खुला और जोरदार ऐलान था कि भारत अब एक न्यूक्लियर पावर है।
ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आत्मनिर्भरता की पूरी कहानी बस एक तस्वीर में कह देती है। देखिए, शुरुआत में तारापुर और रावत भाटा जैसे प्लांट्स के लिए हमें अमेरिका और कनाडा की मदद लेनी पड़ी। लेकिन 1998 के बाद जब दुनिया ने हम पर पाबंदियां लगा दी, तब भारत ने कल्पक्कम, नरोरा और कैगा जैसे प्लांट पूरी तरह से अपनी टेक्नोलॉजी से खड़े कर दिए। ये निर्भरता से पूरी तरह आज़ादी की तरफ एक जबरदस्त छलांग थी। तो दशकों की इस जबरदस्त मेहनत का नतीजा क्या निकला? चलिए एक नजर डालते हैं आज भारत के आधुनिक शस्त्रागार पर। शुरुआत करते हैं ब्रह्मोस से। ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये अपनी कैटेगरी में दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है। भारतीय और रूसी इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना। आसमान में भारत की शान है तेजस। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमारी आत्मनिर्भरता का जीता जागता सबूत है। ये साबित करता है कि हम दुनिया के बेस्ट फाइटर जेट्स को डिजाइन भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। और जमीन पर राज है अर्जुन मेन बैटल टैंक का। ये भारतीय इंजीनियरिंग की ताकत को दिखाता है। इसे खास तौर पर भारत के मैदानी इलाकों के लिए बनाया गया है, जो इससे हमारी सेना के लिए एक बहुत ही खतरनाक हथियार बनाता है। और जब दुश्मन पर एक साथ भारी गोलाबारी की जरूरत हो, तब मैदान में उतरता है पिनाका। जरा सोचिए, 40 सेकंड में 12 रॉकेटों की बारिश, यानी 1 मिनट से भी कम समय में एक बड़े इलाके को तबाह करने की ताकत। ये किसी भी जंग का रुख पलट सकता है। आज की लड़ाई सिर्फ बम गोलों की नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भी है। और रुद्रम जैसी मिसाइलें दिखाती हैं कि भारत इस नए मैदान में भी तैयार है। इसका एक ही काम है, दुश्मन की आंखों और कानों यानी उसके रडार सिस्टम को ही बेकार कर देना। हमने अतीत देख लिया, आज को भी समझ लिया, लेकिन भविष्य कैसा होगा? भारत आने वाले कल के लिए क्या तैयारी कर रहा है? चलिए एक नज़र उन नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पर डालते हैं। आने वाले कल का युद्ध क्षेत्र आज जैसा बिल्कुल नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं लेजर जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की, ऐसी स्टील्थ टेक्नोलॉजी की जो आपको दुश्मन की नज़रों से गायब कर दे, बिना पायलट वाले ड्रोन की और साइबर वॉरफेयर की। ये वो मैदान है जहां भारत अब महारत हासिल कर रहा है, ताकि वो हमेशा एक कदम आगे रहें। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सब कुछ घूम फिर कर एक ही फैसले पर आता है, आत्मनिर्भर होने का फैसला। यही वो पहला कदम था जिसने इस शानदार सफर को मुमकिन बनाया। और आखिर में हम एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमें और ज़्यादा ताकतवर हथियार बनाने की काबिलियत दे रही है, वैसे वैसे शांति बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी कैसे बदल रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।